Good afternoon, everyone. You have just given your cycle test of maths on Saturday and hope you all have done good. अब हम आज and कल, it means Monday and Tuesday, we will revise only that test. आज की क्लास में हम सब्जेक्टिव टेस्ट रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो स्टेप्स क्या क्या थे, क्वेश्चंस क्या थे, उनके सॉल्यूशंस क्या होने थे और इस हिसाब से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की होगी। एक ओवरऑल आपको मार्क्स का भी आइडिया हो जाएगा एंड इसी तरीके से कल की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ योर सब्जेक्टिव टेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो नंबर्स थे वो आपके नेम्स एंड क्लास एंड सेक्शन के लिए थे। थर्ड से हमारे क्वेश्चन शुरू हुए थे। तो थर्ड इज आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 15,000 हैं एंड उसमें से 60% ने वोट किया। तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो ऑब्वियसली अगर टोटल 100 हम 60% बोल रहे हैं, इट मीन्स आउट ऑफ 100 60 ने वोट किया। तो कितने परसेंट ने नहीं किया होगा, इट मीन्स आउट ऑफ 100 कितनों ने वोट नहीं किया, 40। 100 में से 60 को माइनस करेंगे एंड कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और इसके हिसाब से किन्होंने एक्चुअल में वोट नहीं दिया है, दैट नंबर, एक्चुअल नंबर। ये तो हमने परसेंटेज निकाला 40%, पर एक्चुअल नंबर क्या था वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 15,000, वोटर्स हु वोटेड 60%, वोटर्स हु डिड नॉट वोट 100 में से 60 माइनस कर देंगे, जैसा अभी हमने बोला 40% आ गया। अब नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, दैट इज। अब वो नंबर ऑफ वोटर्स का मतलब क्या है कि वो जो टोटल 15,000 है उस पॉपुलेशन में से 40%, या हम बोल सकते हैं उस पॉपुलेशन का 40%, एंड दैट मीन्स 40% ऑफ पॉपुलेशन, टोटल वोटर्स, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज जिन्होंने वोट नहीं किया वो 40 था अपॉन 100 एंड उसको 15,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट 6,000। इसका मतलब 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मस्ट बी एडेड टू पी एक्स टू मेक दिस सम क्यू एक्स। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमें पी एक्स जो कि हमें गिवन है एक्सप्रेशन 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, उसमें मुझे क्या ऐड करना चाहिए। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन में प्लस समथिंग होगा, कुछ चीज़ होगी प्लस करके, टू मेक दी सम क्यू एक्स। क्यू एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब है ये जो पी एक्स वाला पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जब मैं प्लस करूँगी समथिंग, कुछ एक्सप्रेशन, तो इज इक्वल्स टू में हमारा आंसर आ जाएगा क्यू एक्स, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट, एक बॉक्स बना दिया, हमने मान लिया कि इस बॉक्स को ऐड करना है हमें, मस्ट बी एडेड। तो पी एक्स प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, है ना। उसके बाद पी एक्स जो एक्सप्रेशन था हमारा 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स जो हमें गिवन था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, बॉक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है दैट मीन्स हमें बॉक्स को सेपरेट करना है ना। और सेपरेट करने का मतलब होता है बॉक्स के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। ये इक्वल टू है ना, इस इक्वल टू के राइट साइड पे ट्रांसपोज करना है। और ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है कि जब यहाँ से कोई भी नंबर राइट साइड पे जाएगा, लेफ़्ट से राइट पे जाएगा, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो इधर ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर +7 था तो -7 हो जाएगा। और फिर हम जैसे हम लाइक टर्म्स होते हैं ना, लाइक टर्म्स का मीनिंग क्या होता है कि जो सेम वेरिएबल वाले होंगे और इवन वेरिएबल की पावर भी सेम होगी, उन सबको हम एक साथ लिखेंगे और उनके नंबर्स को, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें वो फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो हमें एक्चुअल में ऐड करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A dealer purchased a refrigerator for rupees 7,660। मतलब डीलर ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, दैट मीन्स उसको इतना कॉस्ट पड़ा,
तो हम बोल सकते हैं इसको कॉस्ट प्राइस CP, जो कि हमें गिवन है 7660। इफ़ शी सेल्स इट विद 10% प्रॉफिट, और अगर वो उसको 10% प्रॉफिट के साथ बेचती है, तो दैट मीन्स हमें प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, प्रॉपर प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट, हमें परसेंटेज गिवन है। तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, अगेन फॉर्मूला से। आल्सो फाइंड एट हाउ मच प्राइस डिड शी सेल इट, और हमें ये भी बताना है कि उसने एक्चुअल में उसको कितने प्राइस में बेचा होगा, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस SP फाइंड आउट करना है। दिस इज CP इज इक्वल्स टू ₹7660, प्रॉफिट परसेंटेज 10%, प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, और हमें SP मीन्स सेलिंग प्राइस कितने रुपीज़ में बेचा गया वो भी फाइंड आउट करना है। अब अगर हम देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम प्रॉफिट या लॉस किसके कंपैरिजन में देखते हैं, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। सो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हम रखेंगे 10%, प्रॉफिट हमें नहीं पता, हमें CP तो पता है कॉस्ट प्राइस 7660 इनटू 100, सॉल्व करेंगे जितना होगा हमसे 7660, ये जो डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 10 यहाँ पे ऑलरेडी है लेफ्ट साइड पे उसके साथ 7660 मल्टीप्लाई हो गया, 100 इनटू था तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट रह गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम हर वेरिएबल की वैल्यू, है ना, एक तरीके से सिंपल इक्वेशन की तरह जो हम ट्रांसपोज करते जाते हैं नंबर्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 10 इंटू 7660 अपॉन 100 आ गया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, है ना, 766। तो ये प्रॉफिट था। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस में 766 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे मिला है, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट प्राइस में 766 रुपीज़ मैंने और ऐड किया तभी तो बेचा है ना। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, सेलिंग प्राइस और SP फाइंड आउट करने के लिए CP में प्रॉफिट को ऐड कर देना चाहिए, तो दैट विल बी 8426 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस हो गया उस आइटम का। Next question, after simplifying the following expression, find its value at P is equals to -2, Q is equals to -1, R is equals to 1। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है 4P ब्रैकेट के अंदर 2P -1 प्लस Q क्यूब -3 ब्रैकेट के अंदर R -10, इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमें P की वैल्यू -2, Q की वैल्यू -1, R की वैल्यू 1 पुट करनी है और फिर फाइनली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर इज P इज इक्वल्स टू -Q, Q इज इक्वल्स टू -2, Q इज इक्वल्स टू -1, R इज इक्वल्स टू 1। एक्सप्रेशन हमारे पास था 4P ब्रैकेट के अंदर 2P -1 प्लस Q क्यूब -3 ब्रैकेट में R -10। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग है ये जो ब्रैकेट्स है ये सब हटाने हैं, और अगर वहाँ पे कोई लाइक टर्म्स, दैट मीन्स लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेम वेरिएबल्स हों और उन वेरिएबल की पावर्स भी सेम हो, उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर किसी में PQ लिखा है और किसी में QP लिखा है तो दैट इज सेम, ठीक है, ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4P है इसके साथ ब्रैकेट में 2P -1 है। अब ये ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, कैसे पता चला, क्योंकि जैसे ही प्लस या माइनस शुरू हो जाता है तो अगला टर्म शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से 2P और जैसे ही माइनस शुरू हुआ तो -1 अगला टर्म हो गया, यानी कि 2 टर्म्स हो गए। इन दोनों टर्म्स के साथ हम 4P को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4P को पहले 2P से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाया। जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सप्रेशंस में जितने भी टर्म्स होते हैं उनके बीच में हम प्लस ही लगाएंगे, कोई और साइन नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से प्लस Q क्यूब, ये तो अकेला ही था, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर से प्लस लगाएंगे। लेकिन ये जो माइनस था ये 3 के साथ हम मानकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -3 से पहले R को मल्टीप्लाई करेंगे एंड -3 से ही बाद में -10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि सेकंड टर्म था ब्रैकेट का। इस तरीके से हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का।
इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे और कोई ब्रैकेट्स नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना था, पी क्यू एंड आर की वैल्यूज़ पुट करनी थी, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे पी क्यू आर की वैल्यूज़, और उसको हम जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है वो हम सबको पता है, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राधिका बोरोड ₹12,000 फ्रॉम हर फ्रेंड्स। राधिका ने 12,000 रुपीज़ अपने फ्रेंड्स से, कुछ फ्रेंड्स से बोरो किए, आउट ऑफ विच ₹4,000 वर बोरोड एट 18%। मतलब इसका मतलब है कि 12,000 उसने अलग अलग फ्रेंड से बोरो किए, जिसमें से 4,000 उसने जिससे लिए होंगे वहाँ पे रेट 18% था। अब ये रेट 18% का मतलब है कि आउट ऑफ 100 रुपीज़ में से 18 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट मीन्स जो एक्स्ट्रा मनी हम एक तरीके से जो पेनल्टी टाइप जो मनी होती है वो भरते हैं, तो वो 18% था। और जो बाकी का बचा हुआ पैसा है, दैट मीन्स 12,000 में से 4,000 हटा दो, कितना बचेगा 8,000 रुपीज़। उस 8,000 रुपीज़ पे जो रेट बनता है वो 15% रेट बनता है। तो इस हिसाब से हमें व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, क्योंकि 4,000 पे 18% रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, एंड जो बचा हुआ 8,000 है उस पर 15% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा। दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट बनेगा, और उसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइमिंग हमें ऑलरेडी गिवन है 3 इयर्स। यहाँ पे लिखा है मनी बोरोड ₹12,000। अब उस पर 4,000 जो पैसा है, जो जितनी मनी इन्वेस्ट की जाती है या किसी से ली जाती है, किसी को दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। क्योंकि 12,000 यहाँ पे सिंगल प्रिंसिपल नहीं है, 12,000 के 2 पार्ट्स है। 4,000 एक फ्रेंड से लिए गए, जबकि 8,000 दूसरे फ्रेंड से लिए गए, तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल्स बनेंगे, एंड रेट भी उसके हिसाब से 2 दिए हुए हैं हमें। तो पहले हम 4,000 जो प्रिंसिपल है उस पर कितना रेट है, 18% रेट है। और रेट फॉर रिमेनिंग मीन्स 12,000 में से 4,000 माइनस कर दो, दैट मीन्स 8,000 रुपीज़ पर जो रेट बनता है दैट इज़ 15%। टाइम हमें कितना गिवन है, 3 इयर्स गिवन है। अब सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 4,000 रुपीज़ पर जो बनता है, वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल है 4,000 जो मनी इन्वेस्ट की गई है ना, जितनी मनी ली गई, प्लस इंटू रेट कितना था इसका, 18% रेट था, एंड टाइम कितना दिया गया, 3 इयर्स अपॉन 100। वैल्यूज़ हमने पुट करी, और हम सबको सॉल्व करना आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, हमने कैंसिल आउट किए यहाँ पे ज़ीरोज़, और फिर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹2160। सिमिलरली हमने 8,000 के लिए भी किया, प्रिंसिपल इस बार 8,000 हो जाएगा जो बची हुई मनी है, उसके लिए रेट हमारा 15% था, तो रेट की जगह हमने 15% लिखा। टाइम दोनों के लिए 3 इयर्स ही था, उसने दोनों फ्रेंड से 3 इयर्स के लिए ही लिए थी मनी, तो टाइम 3 ही रहेगा अपॉन 100। फिर से ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जो बची हुई मनी है उसको हमने पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3,600। अब ये सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग आ गए, 4,000 के लिए अलग आया है और 8,000 के लिए अलग आया है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए तो वी विल ऐड, सिंपली वी विल ऐड एंड विल फाइंड द आंसर इज 5,760 रुपीज़, जो कि हमारा 3 इयर्स के बाद टोटल इंटरेस्ट बनता है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 2a minus 3b plus 4c फ्रॉम द सम ऑफ a plus 3b minus 4c, एक एक्सप्रेशन, 4a minus b plus 9c, सेकेंड एक्सप्रेशन, एंड minus 2b plus 3c minus a, थर्ड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये तीनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2a minus 3b plus 4c को। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सम सबसे पहले हमने 3 एक्सप्रेशंस जो गिवन है उनको ऐड करना है। ऐड करने के 2 तरीके होते थे, या तो हम सेम लाइन में ही सारे लाइक टर्म्स को एक एक साथ करके लिखते जाएंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, तीनों एक्सप्रेशंस को एक के नीचे एक लिख दिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज a plus 3b minus 4c, सेकेंड एक्सप्रेशन वाज 4a minus b plus 9c,
थर्ड एक्सप्रेशन वाज -a माइनस 2b प्लस 3c। एक्सप्रेशन ये था नहीं, बट हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा है, -2b को b वाले टर्म के नीचे लिखा है, प्लस 3c को c वाले टर्म के नीचे लिखा है, एंड -a को हमने a वाले टर्म के नीचे लिखा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो c वाले टर्म्स हैं सबके, उसमें c हमने बाहर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको लिख दिया, -4 + 9 + 3। इसी तरीके से यहाँ पे b को हमने बाहर कॉमन ले लिया और जो अंदर बचा +3, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स -1, ये हो जाएगा -2। तो हमने इन नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फर्स्ट लाइन में क्या है, हमारे पास a के साथ तो कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1, फिर 4 एंड अगेन -a, इट मीन्स -1, a तो बाहर कॉमन आ गया। इस तरीके से हमने सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जो बनते हैं उनको सॉल्व किया और हमारे पास फाइनली जो आंसर आया दैट वाज 2a + 0b + 8c, है ना। 0b का मतलब b वाला टर्म है ही नहीं, अब b के साथ तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो 0 ही हो जाएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो। सो आंसर विल बी 2a + 8c। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें से अब हमें माइनस करना है किसको, 2a - 3b + 4c को। तो अगेन फिर से माइनस करने के लिए जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं एक के नीचे एक, ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम 2a + 8c लिखेंगे। मैंने यहाँ पे b के लिए छोटा सा गैप छोड़ दिया है सो दैट जब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखें तो उसको लिखते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये a वाला था टर्म, ये c वाला टर्म था, b वाला कोई टर्म था नहीं, इसीलिए स्पेस छोड़ दिया। अब सेकेंड टर्म को मैंने लिखा, सेकेंड एक्सप्रेशन को मैंने लिखा 2a - 3b + 4c। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा हमने एडिशन में किया था। कॉमन लेंगे हम वेरिएबल को बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं, साथ में जो सेकंड नंबर है सिर्फ उसी का ही साइन चेंज होता है और जो चेंज हो चुका है साइन, सिर्फ उसी चेंज साइन को ही लिखेंगे। दैट मीन्स 8 - 4 हो जाएगा। यहाँ पे +3b हो जाएगा, इसके साथ कुछ और है नहीं। यहाँ हो जाएगा 2 - 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0a + 3b + 4c एंड अगेन 0a तो हम हटा देंगे, सो आंसर विल बी 3b + 4c ओनली। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्ज़ाम से पहले भी पूछा था एंड आई थिंक ये एक्सप्लेन भी किया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चंस तो आपने अच्छे से किया होगा, बट स्टिल वी विल एक्सप्लेन कि क्या आंसर्स होने चाहिए थे। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आप चेक कर सकते हो। सो इसका रेशियो बनता है 10:3:12। इसका मतलब ये है कि अगर एक चॉक स्टिक के मैं कुछ पार्ट्स कर दूं, इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो उसमें से 10 पार्ट्स कैल्शियम के पास जाएंगे, 3 पार्ट्स कार्बन के पास जाएंगे एंड 12 पार्ट्स ऑक्सीजन के पास जाएंगे, है ना। तो टोटल उस हिसाब से कितने पार्ट्स होंगे, ऑब्वियसली सारे पार्ट्स को हम ऐड कर देते तो हमें टोटल पार्ट्स पता चल जाएंगे। दैट मीन्स 25 पार्ट्स। इसके अकॉर्डिंगली अब हम परसेंटेज निकालेंगे हर एक पार्ट का, दैट मीन्स कैल्शियम का भी, कार्बन का भी एंड ऑक्सीजन का भी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 6 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। पूरी एक स्टिक ऑफ चॉक में अगर कार्बन का वेट 6 ग्राम हो तो फिर पूरी चॉक का वेट कितना माना जाएगा, वी हैव टू फाइंड दैट। दिया हमने यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का 10:3:12। टोटल पार्ट्स उस हिसाब से कितने हो जाएंगे, तीनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 25। अब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, पार्ट्स ऑफ कैल्शियम अपॉन टोटल पार्ट्स। जैसे हम अपना मार्क्स का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम कैल्शियम का परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैल्शियम के पास कितने पार्ट्स आए, अपॉन में टोटल कितने पार्ट्स थे, इनटू 100। तो पार्ट्स ऑफ कैल्शियम वर कितने थे, 10, क्योंकि फर्स्ट वाला कैल्शियम है, अपॉन टोटल पार्ट्स 25 थे, इनटू 100। सॉल्व करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 25 एंड 100 में कॉमन फैक्टर होता है 25। सो इसका मतलब 25 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 25 1s are 25, 25 4s are 100। सो इट विल बी 10 into 4, इट मीन्स 40% कैल्शियम होगा चॉक के अंदर।
इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन भी फाइंड आउट करेंगे, पार्ट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू 100। पार्ट ऑफ कार्बन इस बार कितने थे 3, क्योंकि कार्बन के 3 पार्ट्स हैं, अपॉन 100 टोटल पार्ट्स अपॉन 25, नॉट 100, 25 टोटल पार्ट्स हैं तो अपॉन में 25 रखेंगे। अगेन परसेंटेज फाइंड आउट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, सो इट विल बी 3 इंटू 4 12%। सिमिलरली हमने ऑक्सीजन का भी निकाला। ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स थे अपॉन टोटल पार्ट्स, दैट वाज 12 अपॉन 25 इंटू 100, सो वी विल गेट 48%। तो हमें तीनों पार्ट्स का परसेंटेज तो पता चल गया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना था कि अगर चॉक में कार्बन का वेट 6 ग्राम है तो पूरी चॉक स्टिक का वेट कितना होगा। वो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन मेथड से यूज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कार्बन के 3 पार्ट्स थे 25 पार्ट्स में से, दैट मीन्स कार्बन हैज़ 3 पार्ट्स आउट ऑफ 25 पार्ट्स ऑफ पूरी चॉक स्टिक, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 3/25। सिमिलरली अब कार्बन का वेट अगर 6 ग्राम है और टोटल वेट जो चॉक का है वो हमें पता नहीं है, हम x ग्राम्स मान लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 6/x बनेगा। कार्बन अपॉन टोटल 6 आउट ऑफ x, यही मीनिंग हुआ इसका, है ना। और क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम चॉक के ही प्रोपोर्शन को बता रहे हैं तो दैट मीन्स दोनों प्रोपोर्शन में हैं, दोनों का रेशियो हमने इक्वल कर दिया। तो दैट मीन्स 3/25 इज इक्वल टू 6/x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स एंड राइट साइड पे 6 इंटू 25। अब फिर से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, है ना। x लेफ्ट साइड पे ही रहेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो सेपरेट हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आएगा, फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50 ग्राम्स। इसका मतलब अगर कार्बन का वेट 6 ग्राम था तो उसके हिसाब से चॉक स्टिक का पूरा वेट 50 ग्राम आ गया है।